बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 15 ग्रेविटेशन की असाइनमेंट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें असाइनमेंट नंबर 15.1 है, द मास ऑफ अर्थ इज 5.98 इंटू 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg with a distance of 3.84 into 10⁵ किलोमीटर between them. Calculate the force exerted by the earth on the moon. अर्थ और मून का मैस उसने हमें बता दिया और अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हमें उसने बता दिया। हमने करना क्या है, हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है जो अर्थ एग्जर्ट कर रही होगी मून के ऊपर। सेकंड पार्ट है, व्हाई डू वी से दैट ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ। ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, इसकी रीजन हमने एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को आंसर कर लेते हैं। उसके लिए डाटा लिख लेते हैं। मैस ऑफ अर्थ और मैस ऑफ मून हमें गिवन है, उनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाटा में लिख दी है। अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो कि बेसिकली हमारे केस में रेडियस है, वो मैंने लिख दिया 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। इसको ऐसे यूनिट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियस आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। हमने फोर्स फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इक्वल होती है G m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मैसेज हैं वो मैस ऑफ अर्थ और मैस ऑफ मून है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली रेडियस का स्क्वायर है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ मून और अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वैल्यूज सारी हम डाटा में लिख चुके हैं। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें। जब आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर आ जाएगा 2.0016 इंटू 10⁻20 न्यूटन। अब सेकंड पार्ट है, उसको आंसर कर लेते हैं। Gravitation is a universal law because it acts on all objects with mass everywhere in the universe. And the same law applies universally from falling apples to orbiting planets. Gravitation को यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है क्योंकि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनका मैस हो और वो चाहे यूनिवर्स में जहां पर भी हों उनके ऊपर एक्ट करता है, चाहे हम फॉलिंग एप्पल्स की बात करें या ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स की। असाइनमेंट नंबर 15.2 है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1.6 न्यूटन पर केजी। द मास ऑफ मून इज 7.3 इंटू 10⁻22 केजी। व्हाट इज इट्स रेडियस। मून की सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G की वैल्यू हमें गिवन है और मून का मास भी हमें गिवन है। हमने मून का रेडियस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू गिवन है 1.6 न्यूटन पर केजी। मैस ऑफ मून गिवन है 7.3 इंटू 10⁻22 kg। सबस्क्रिप्ट में जो m है ये मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने रेडियस r कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट Gm/g। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। यहाँ पे m मैस ऑफ मून है और G जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ये सारी वैल्यूज हमें डाटा में गिवन है। आप इनकी वैल्यूज यहाँ फार्मूला में पुट कर दें। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ मून आ जाएगा 1.744 इंटू 10⁻6 मीटर। असाइनमेंट नंबर 15.3 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G एट 35,700 किलोमीटर वेयर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। 35,700 किलोमीटर की हाइट पर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही हैं। तो हमने इस हाइट पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हाइट या एल्टीट्यूड गिवन है 35,700 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास हाइट आ जाएगी 35.7 इंटू 10⁻6 मीटर। G की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्मॉल g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो है GRE स्क्वायर डिवाइड बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर। आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी एटीट्यूड गिवन हो, हाइट गिवन हो, तो ये जो डिनोमिनेटर में रेडियस ऑफ अर्थ के साथ हाइट ऐड होती है। तो ये चीज एक शॉर्टकट है या एक ट्रिक है जो आपने जेहन में रखनी है। अब G की वैल्यू 9.8 है, RE रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू भी हम डाटा में लिख चुके हैं और हाइट भी हमें गिवन है। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें।
जब आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी की वैल्यू आ जाएगी 0.2264 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 15.4 है, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन अल्टीट्यूड इक्वल टू द अर्थ्स रेडियस। एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, किस हाइट पे? अर्थ रेडियस के इक्वल हाइट पे। हमने इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड फाइंड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हाइट गिवन है जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। हमने ऑर्बिटल स्पीड v कैलकुलेट करनी है। ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट gm/r। यहाँ पे r जो है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है। मैंने आपको बताया था जब हाइट गिवन हो, एल्टीट्यूड गिवन हो, तो फार्मूला में सिंपल r नहीं लिखते, ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट से रिप्लेस कर देते हैं इसे, क्योंकि रेडियस ऑफ ऑर्बिट इक्वल होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ होता है, प्लस हाइट जो कि डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू दैट हाइट जहां पे हम ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करने जा रहे हो। और इस हमारे केस में हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, तो हमारा फार्मूला कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाएगा, v इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम मैस ऑफ अर्थ है डिवाइड बाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट h। और इस केस में हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के ही इक्वल है, तो h की जगह भी आप re पुट कर देंगे। अब जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 है। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6। h की जगह भी आपने रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे अपनी कैलकुलेटर की मदद से, तो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड v आ जाएगी 5.59 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.59 किलोमीटर पर सेकेंड। असाइनमेंट नंबर 15.5 है, कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ अ सैटेलाइट इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। एक सैटेलाइट जो कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में है, इसकी सरफेस ऑफ अर्थ से हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हाइट h हमने कैलकुलेट करनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के केस में जो टाइम होता है वो होता है 24 हॉर्स। इसको अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 86,400 सेकेंड। यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है r क्यूब इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यूज हमें गिवन है, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दें फार्मूला में। m मैस ऑफ अर्थ है जिसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 होती है। जब आप सोल्व करेंगे तो r क्यूब हमारे पास आ जाएगा 7.545 इंटू 10⁻22। हमें चूंकि r चाहिए तो आप दोनों साइड पावर 1/3 कर दें, तो ये क्यूब पावर 1/3 से कट जाएगा, तो रेडियस r हमारे पास आ जाएगा 7.545 इंटू 10⁻22 पावर 1/3। जब आप कैलकुलेटर की मदद से इस वैल्यू की पावर 1/3 लेंगे तो रेडियस आ जाएगा 4.216 इंटू 10⁻7 मीटर। अगर इसे हम किलोमीटर में लिखना चाहें तो आप 1000 से डिवाइड कर दें, तो रेडियस आ जाएगा 2160 किलोमीटर। चूंकि हमें अबोव द सरफेस हाइट चाहिए, लिहाजा इस रेडियस में से आप अर्थ का रेडियस आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास हाइट अबोव सरफेस आ जाएगी दिस रेडियस माइनस रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है। लो सो हाइट आ गई 35,789 किलोमीटर। नाउ कम टू द असाइनमेंट नंबर 15.6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 1000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर एंड 1 लाख किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कंपेयर द वैल्यूज ऑब्टेन विद पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला mgh। हमने सरफेस ऑफ अर्थ से 1000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर और 1 लाख किलोमीटर की हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है फार्मूला mgh यूज करके, और लास्ट में हमने इन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट हाइट्स गिवन है, इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट h1, h2, h3 यूज कर लेते हैं। h1 गिवन है 1000 किलोमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻6 मीटर। सिमिलरली हाइट h2 गिवन है 50,000 किलोमीटर, इसको भी जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻7 मीटर।
सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सिमिलरली हाइट h3 गिवन है 1 लाख किलोमीटर, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट h3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁸ मीटर, और हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v कैलकुलेट करना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मैस ऑफ अर्थ है, आर यहाँ पे जो है हम यूज करेंगे, आर वैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट है लेकिन सिंपल आर हम यूज नहीं करेंगे, हम आर को यूज करेंगे आर प्लस एच, जिस हाइट के ऊपर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हाइट या एल्टीट्यूड गिवन हो तो मैंने आपको कहा था रेडियस ऑफ ऑर्बिट रिप्लेस हो जाता है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस दैट हाइट जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आर जो है वो है आर प्लस h1, आर रेडियस ऑफ अर्थ है और h1 हमें गिवन है जो कि 1 इंटू 10⁶ है। तो यहां से रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर आ गया 7.371 इंटू 10⁶ मीटर। अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v आ जाएगा -5.41 इंटू 10⁷ जूल पर किलोग्राम, और ये एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट हम फार्मूला mgi यूज करके पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप सपोज कर ले मैस जो है वो हमारे पास 1 kg है, तो g की वैल्यू 9.8 होती है, हाइट h1 यहाँ पे आप यूज करेंगे जिसकी वैल्यू 1 इंटू 10⁶ मीटर है, तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 9.8 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम। इसको अप्रोक्सीमेट आंसर हम कह लेते हैं। आप जब इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन अंडर एस्टिमेट कर रही है एक्चुअल पोटेंशियल को बाय फैक्टर ऑफ 5.5। तो जो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास आ रहा है वो एक्चुअल आंसर के मुकाबले में तकरीबन 5.5 टाइम जो है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने 50,000 किलोमीटर और 1 लाख किलोमीटर की हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसीजर हमने रिपीट करना है जो हमने 1000 किलोमीटर की हाइट के लिए किया है। तो h2 जो है वो हम 5 इंटू 10⁷ मीटर है, जब इस हाइट को हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। तो इस केस में जो r होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस दिस हाइट h2 हो जाएगा। सो रेडियस r यहां से रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ गया 5.6371 इंटू 10⁷ मीटर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फार्मूला है माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मैस ऑफ अर्थ है, आर यहां से रेडियस की हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। ये सारी वैल्यूज आप फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा -7.07 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग द फार्मूला mgh। अगेन m को आप 1 kg कंसीडर कर ले, तो gh को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे h2 आप यूज करेंगे जिसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁷ मीटर है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 4.9 इंटू 10⁸ जूल पर किलोग्राम। यही काम अब हम 1 लाख किलोमीटर की हाइट के लिए कर लेते हैं। इसको h3 हमने कहा था और ये 1 इंटू 10⁸ मीटर के इक्वल है। यहां से r आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस दिस हाइट h3, सो r के आंसर आ जाता है 1.06371 इंटू 10⁸ मीटर। अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट जब करेंगे यूजिंग फार्मूला माइनस जी एम डिवाइड बाई आर, यहाँ पे आर की आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा -3.74 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट अगेन आपने mgh फार्मूला यूज करना है और m मैस की वैल्यू ऑफ 1 kg ले लें, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 9.8 इंटू 10⁸ जूल पर किलोग्राम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हमने कैलकुलेट किया है ये 1 लाख किलोमीटर की हाइट के लिए की है। अब फाइनल रिमार्क्स हम दे देते हैं। फॉर लार्ज हाइट्स लाइक 50,000 किलोमीटर एंड 1 लाख किलोमीटर द फार्मूला mgh ग्रेटली ओवर एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी। ओनली v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर इज वैलिड एट ऑल डिस्टेंसेज स्पेशली फॉर स्पेस एप्लीकेशन। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का फार्मूला है v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, ये तमाम डिस्टेंसेज के ऊपर वैलिड है, बिलखसूस स्पेस एप्लीकेशंस के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 15 ग्रेविटेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मैसेज 1 kg each having distance of 1 meter between their centers, then gravitational force between them is। टू आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ईच बॉल का मैस जो है वो 1 kg है। अगर इन बॉल्स के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर हो तो इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो इक्वल होगी जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मैसेज गिवन है दोनों बॉल्स के 1 kg 1 kg, और जो इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो जब ये सारी वैल्यूज आप इस फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज है, gravitational force between two objects is F if masses of bodies are doubled and distance between their centers is reduced to half, then gravitational force is। अगर दो बॉडीज के मास को हम डबल कर दें और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। इनिशियली हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब जो हमारे पास न्यू फोर्स होगी फॉर एग्जांपल वो F प्राइम होगी। इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों बॉडीज के मैसेज को डबल कर रहे हैं, मींस m1 2m1 हो जाएगा और m2 मैस 2m2 हो जाएगा, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जो d है वो d/2 कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये बन जाएगा d स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब ये जो 4 डिनोमिनेटर में है ये ऊपर नोमिनेटर में आकर इस 4 के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो ये बन जाएगा 16g m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर या d स्क्वायर। और ये वाली सारी जो चीज जो है ये हमारे पास F ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो जो हमारे पास न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो 16 टाइम ऑफ इनिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी। सो ऑप्शन डी 16F इज आवर राइट आंसर। थर्ड एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। अर्थ सरफेस से 1500 किलोमीटर की हाइट पर हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। यहाँ पे फार्मूला आप यूज करेंगे जी प्राइम इक्वल टू जी इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आर जो है इसकी वैल्यू 6371 किलोमीटर होती है, और ये अर्थ का रेडियस है, और उसने हाइट एटीट्यूड हमें बता दिया 1500 किलोमीटर। अब ये सारी वैल्यूज आप इस फार्मूला में पुट कर दें, जब आप सोल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी 6.42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज है, एज वी गो डीपर अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के अंडर डीप में जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसकी वैल्यू कम होगी, सेम रहेगी, बढ़ जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रिलेशन होती है हमारे पास जी प्राइम इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइड बाई आर। यहाँ पे जी प्राइम जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है एट डेप्थ डी, जबकि जी जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है सरफेस के ऊपर, और डी जो है ये डेप्थ है बिलो द सरफेस। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के अंडर डी में जाएंगे तो डी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। डी की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से ये सारा फैक्टर जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम बात करें अर्थ के सेंटर पर, यहाँ पर डी जो है आर के इक्वल होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। सो इस स्पेसिफिक केस के लिए ऑप्शन बी डिक्रीजेस इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ एमसीक्यूज है, इफ वी कंसीडर अर्थ एज परफेक्ट स्फीयर एंड इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, what will be the orbital velocity to launch a satellite in circular orbit just above the surface at r equal to radius of earth। अगर हम अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर कंसीडर करें और एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दें तो एक सैटेलाइट को जस्ट अबोव द अर्थ सरफेस एक सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है v इक्वल टू अंडर द रूट जी एम डिवाइड बाई आर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। m इस केस में मास ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू होती है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। अब ये सारी वैल्यूज आप इस फार्मूला में पुट कर दें, जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी 7.9 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। चूंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर की इक्वल होता है, लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सिक्स्थ एमसीक्यूज है,
व्हेन अ सैटेलाइट इज पुट इनटू अ हायर सर्कुलर ऑर्बिट इट्स काइनेटिक एनर्जी। जब एक सैटेलाइट को हायर सर्कुलर ऑर्बिट में पुट किया जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट होता है? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे v जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है अंडर द रूट जी एम डिवाइड बाई आर। स्क्वायर से अंडर रूट जब खत्म होगा तो ये इक्वल हो जाएगा जी एम एम डिवाइड बाई टू आर। इस फार्मूला से आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। एज सैटेलाइट मूव टू अ हायर ऑर्बिट, इसका मतलब है कि आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और इनवर्स रिलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो बी ऑप्शन डिक्रीज इज आवर करेक्ट आंसर। सेवंथ एमसीक्यूज है द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है v इक्वल टू अंडर द रूट जी एम डिवाइड बाई आर। इस केस में r जो है वो इक्वल होगा आर ई प्लस एच के। r ऑर्बिट का रेडियस होता है, आर ई जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है जिसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶, जबकि h जो है वो एल्टीट्यूड है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का, और इसकी वैल्यू 3.58 इंटू 10⁻7 होती है। जब ये दोनों वैल्यूज आप ऐड कर देंगे तो आपके पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ जाएगा 4.22 इंटू 10⁻7 मीटर। अब और m जो है वो जो है अर्थ का मैस है जिसकी वैल्यू 5.97 इंटू 10⁻24 होती है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 आप यूज करेंगे। अब सारी चीजें आपके पास नाउन है, ये सारी चीजें आप इस फार्मूला में पुट कर दें। जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी 3074 मीटर पर सेकंड, और अगर इसको किलोमीटर पर सेकंड में मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है द मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स फॉर द कंप्लीट ग्लोबल कवरेज इज। कंप्लीट ग्लोबल कवरेज के लिए मिनिमम कितनी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। मिनिमम 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं, और इन तीनों सैटेलाइट्स को 120 डिग्री एंगल पर जो है वो फिक्स किया जाता है। इसका फायदा हमें ये होता है कि ऑलमोस्ट इंटायर ग्लोबल का अगर पोलर रीजन्स को हम एक्सक्लूड कर दें उसकी कंटिन्यूस कवरेज जो है वो हमें अवेलेबल हो जाती है। नाइन्थ एमसीक्यूज है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम अ मैसिव बॉडी इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब एक ऑब्जेक्ट मैसिव बॉडी से अवे मूव करता है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अवे मूव करेगा मैसिव बॉडी से तो रेडियस आर जो है वो इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी, which means an increase in gravitational potential energy u. So option A is correct answer. Next 10th MCQs है हमारे पास, और ये लास्ट MCQs है इस एक्सरसाइज का। The value of gravitational potential at an altitude of 35,700 km above the Earth's surface where communication satellite orbit the Earth is approximately. हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है अर्थ सरफेस से 35,700 किलोमीटर अबोव हाइट पर, जहां पर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है। तो जो फार्मूला हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का वो है v इक्वल टू या u इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। यहाँ पे r जो है ये इक्वल होगा आर ई प्लस एच के, क्योंकि r जो है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, r ई रेडियस ऑफ अर्थ है, h जो है वो हाइट है, वो एल्टीट्यूड है जहां पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6.37 इंटू 10⁻6, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और h एल्टीट्यूड हमें गिवन है 35,700 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 3.57 इंटू 10⁻7। ये दोनों वैल्यूज जब ऐड होंगी तो हमारे पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ जाएगा 4.207 इंटू 10⁻7 मीटर। अब जी एम आर ये तीनों वैल्यूज हमें नाउन है। आप ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट कर दें, जब आप कैलकुलेटर की मदद सोल्व करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -9.47 इंटू 10⁻6 जूल पर किलोग्राम। इस हिसाब से हमारे पास कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं बनती जो हमें इस एमसीक्यूज में गिवन है। आपने कंफ्यूज नहीं करना, आपने ऑप्शन ए को करेक्ट नहीं कर देना। मेगा का मतलब 10⁻6 ही होता है,
लेकिन ये -94.7 इंटू 10⁶ है, जबकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -9.47 इंटू 10⁶ है। सो नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कैन ग्रेविटेशन नॉट अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में ग्रेविटेशन जो है वो रोल प्ले नहीं करती। इसकी रीजन हमने बतानी है। मेनली इसकी 3 रीजंस है। नंबर 1, वीक फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक स्केल पर जो इंटरेक्शंस होती हैं उनको ये इन्फ्लुएंस नहीं करती। नंबर 2, शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस। जब एटम्स के दरमियान शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस होती हैं तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, जबकि इस बिहेवियर को ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और थर्ड रीजन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डोमिनेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फॉर एग्जांपल वंडरवाल फोर्सेस, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सिर्फ सिग्निफिकेंट होती है लार्जर स्केल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल प्लैनेटरी मोशन की अगर हम बात कर रहे हो, जबकि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा निग्लिजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू नॉट 2 बुक्स ऑन योर डेस्क अट्रैक्ट ईच अदर ग्रेविटेशनली डिस्पाइट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डेस्क पर 2 बुक्स हैं, वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट नहीं करती, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वहां पर मौजूद है। तो ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, वो दोनों बुक्स ग्रेविटेशनली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं, पर उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होती है। कितनी स्मॉल होती है उसके लिए एक हम एग्जांपल जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। अज्यूम 2 बुक्स ईच हैव मास ऑफ 1 kg एंड आर 0.1 मीटर अपार्ट। सपोज कर लें 2 बुक्स हैं और ईच बुक का मास जो है वो 1 kg है, और जो सेपरेशन है इन बुक्स के बीच में वो 0.1 मीटर है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो इक्वल होगी जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। m1 m2 और r की वैल्यूज हमें गिवन है, आप इस फार्मूला में पुट कर दें। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अब ये फोर्स बहुत ज्यादा कम है, ये बिलियंथ ऑफ अ न्यूटन लेस है। ये इतनी कम फोर्स है कि ये फोर्स कोई भी ऑब्जर्वेबल मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज एन एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द एप्पल। ग्रेविटी की वजह से एप्पल अर्थ की तरफ फॉल करता है, जबकि अर्थ एप्पल की तरफ मूव नहीं करती। तो इसकी रीजन हमने बतानी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एप्पल और अर्थ दोनों एक दूसरे को इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हाउएवर, नंबर 1, मैस डिफरेंस। अर्थ मैस इज एनॉर्मस कंपेयर टू द एप्पल्स मैस। अर्थ का जो मैस है वो एप्पल के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो है वो इक्वल होती है एम ए के। इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि असलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैस ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब चूंकि अर्थ का मैस बहुत ज्यादा है, लिहाजा इसकी जो असलरेशन होगी एप्पल की तरफ वो बहुत ज्यादा कम होगी, इतनी कम होगी कि वो नोटिसेबल ही नहीं होगी। इसके बरक्स एप्पल का चूंकि मास बहुत ज्यादा कम है, लिहाजा ये एक सिग्निफिकेंट असलरेशन जो है वो एक्सपीरियंस करेगा अर्थ की तरफ, जिसके रिजल्ट में ये फॉल कर जाएगा टुवर्ड्स द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बी नेगेटिव, एक्सप्लेन। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ नेगेटिव हो सकती है? इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो जी हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ नेगेटिव हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हम अपने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर रहे हैं। द नेगेटिव साइन जस्ट शोज दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड द मास सच एज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और इस केस में जो नेगेटिव साइन होता है वो सिर्फ ये शो कर रहा होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ मास की तरफ जो है वो पॉइंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ प्लैनेट। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो मेनली 2 फैक्टर्स हैं जिन पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। नंबर 1, मास ऑफ प्लैनेट। नंबर 2, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट सेंटर। हमारे पास फार्मूला है
जी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूला से हम देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस ऑफ प्लैनेट के। जितना ज्यादा मैस होगा प्लैनेट का उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी एंड वाइस वर्सा। जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा प्लैनेट्स के सेंटर से उतनी कम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी एंड वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ टू प्लैनेट्स हैव द सेम मैस बट डिफरेंट रेडियाई हाउ वुड देयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर। अगर दो प्लैनेट्स हैं और उनका मैस सेम है लेकिन उनके रेडियस डिफरेंट है तो उनके ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमने कंपेयर करनी है कि किस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हमारे पास फार्मूला होता है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चूंकि दोनों प्लैनेट्स का मैस सेम है हम एज्यूम कर लेते हैं प्लैनेट ए हैज रेडियस आर है, प्लैनेट बी हैज रेडियस आर बी, और ये हम सपोज कर रहे हैं कि प्लैनेट बी का रेडियस प्लैनेट ए के रेडियस से ज्यादा है। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, लिहाजा प्लैनेट ए विद स्मॉलर रेडियस हैज स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी एट इट्स सरफेस। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई सैटेलाइट्स इन हायर ऑर्बिट्स हैव लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटीज। हायर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटीज रिड्यूस हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। सैटेलाइट्स इन हायर ऑर्बिट्स हैव लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटीज because the gravitational force acting on them is weaker at greater distances from earth, so they require less speed to stay in orbit। जब सैटेलाइट्स को हायर ऑर्बिट्स में भेजा जाता है तो उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटीज रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि जब सैटेलाइट्स अर्थ से ग्रेटर डिस्टेंस पर होती हैं तो उनके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्हें अपने ऑर्बिट में रहने के लिए लेस ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। हायर ऑर्बिट का मतलब है r जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और इस रिलेशन से हमें पता चलता है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। जब r इंक्रीज करेगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी v जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। सो सैटेलाइट्स फार्दर फ्रॉम अर्थ मूव मोर स्लोली इन ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द मैस ऑफ द अर्थ अफेक्ट द ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन ऑर्बिट। मैस ऑफ अर्थ ऑर्बिटल वेलोसिटी को किस तरह अफेक्ट करता है। द मैस ऑफ अर्थ डायरेक्टली अफेक्ट्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन ऑर्बिट। मैस ऑफ अर्थ ऑर्बिटल वेलोसिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्टे करने के लिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला होता है v इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर अंडर द रूट। इस फार्मूला से हम देख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मैस ऑफ द प्लैनेट के। इफ अर्थ मैस इंक्रीज ऑर्बिटल वेलोसिटी नीड टू बी हायर एंड वाइस वर्सा। अगर अर्थ का मैस इंक्रीज कर रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज करनी चाहिए, और सेम केस जो है वो एग्जिस्ट करता है वाइस वर्सा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the primary benefits of using geostationary satellites for communication purposes compared to other types of satellite orbits। कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए सैटेलाइट ऑर्बिट्स के मुकाबले में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को प्रीफर किया जाता है। तो हमने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के प्राइमरी बेनिफिट्स बताने हैं जिसकी बिना पर इनको प्रीफर किया जाता है ओवर द सैटेलाइट ऑर्बिट्स। इसके वेरियस बेनिफिट्स हैं जिसमें से कुछ बेनिफिट्स मैंने यहां पर जो है राइट डाउन कर दिए। नंबर 1, वाइड कवरेज एरिया। अ सिंगल सैटेलाइट कैन कवर अप टू 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। नंबर 2, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ये आइडियल होती हैं फॉर रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग, फिक्स टू वे कम्युनिकेशन, और इसमें जो है वो कंसिस्टेंट डाटा लिंक्स होता है। नंबर 3, सिंप्लीफाइड ग्राउंड इक्विपमेंट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स चीपर होती हैं, सिंपलर होती हैं और बहुत ज्यादा रिलायबल होती हैं, और इनकी इंस्टॉलेशन बहुत इजीली हो जाती है ग्राउंड पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेबल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स अवेलेबल, सो व्हाट मेजर्स डू वी टेक टू हैंडल द पॉसिबल राइज इन द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। डू वी हैव एनी इंटरनेशनल रूल्स और एग्रीमेंट्स टू एड्रेस दिस।
बहुत लिमिटेड स्टेबल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स अवेलेबल हैं, जबकि डे बाय डे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इंक्रीज कर रही हैं। तो कौन से मेजर्स इनको हैंडल करने के लिए किए जाते हैं? आया कि ऐसे कोई इंटरनेशनल रूल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं जो इस मैटर को एड्रेस करते हों? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनल रूल्स एग्रीमेंट्स मौजूद हैं, जिनको आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो मैनेज करती है। और इसमें स्लॉट एलोकेशन, फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन, मैंडेटरी डीऑर्बिटिंग एट एंड ऑफ लाइफ एंड एफर्ट टू इंश्योर फेयर एक्सेस अक्रॉस नेशन, ये कुछ हाईलाइटेड रूल्स जो है वो इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू बिकम नेगेटिव? इफ सो, व्हाट डज दिस मीन फॉर द ऑब्जेक्ट्स मोशन? क्या किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? अगर ऐसा मुमकिन है तो इस ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो क्या होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। अगर इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड बाउंड है, और ये ऑब्जेक्ट अगर इसके पास इतनी एनफ एनर्जी हो कि वो टोटल एनर्जी को जीरो कर सकता है या टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कर सकता है, तभी इस ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल होगा कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से के इन्फ्लुएंस से जो है वो एस्केप कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाउ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट मैसेज इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के दरमियान जो रिलेशन होती है वो लिखनी है। पोटेंशियल डिस्क्राइब्स द फील्ड एनर्जी पर यूनिट मैस, और ये डिपेंड करता है सोर्स मैस के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। इसमें टेस्ट मैस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो मैटर नहीं करता। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला होता है U डिवाइड बाई एम। यहाँ पे U जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो ये डिस्क्राइब करती है व्हाट एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक्सपीरियंसेस इन दैट फील्ड, और इसका फार्मूला होता है -GMM डिवाइड बाई R। अब इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो यहां से इस फार्मूला से हम देख सकते हैं कि जो U है वो इक्वल है mv के, जबकि यहाँ पे m जो है वो मैस है, पॉइंट मैस है, और U जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और V जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मैस टाइम्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर फिजिक्स की न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द मास ऑफ द अर्थ बाय कंसीडरिंग अ सिनेरियो वेयर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू अर्थ रेडियस 6.4 into 10⁶ मीटर। हमने अर्थ का मास फाइंड करना है। एक सिनेरियो उसने हमें दी है कि अर्थ की सरफेस पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और उस स्मॉल ऑब्जेक्ट के सेंटर और अर्थ के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, जिसकी वैल्यू 6.4 into 10⁶ मीटर गिवन है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। सबस्क्रिप्ट में जो ई है ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.4 into 10⁶ मीटर। अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है Gm1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। m1 m2 दो ऑब्जेक्ट्स के मैसेज होते हैं, इनके मैसेज का प्रोडक्ट होता है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में। इस केस में चूंकि हमारे पास दो मैसेज जो हैं, एक अर्थ का मैस है और दूसरा स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की सेंटर पर पड़ा हुआ है, और जो फोर्स है वो वेट के इक्वल होगी, और वेट को हम mg के इक्वल लिखते हैं। सो ये बन जाएगा mg इक्वल टू Gm_me डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चूंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, इसी वजह से डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखा है। चूंकि हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है तो यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ आ जाएगा Gr² डिवाइड बाई जी। इसकी वैल्यू 9.8 होती है। रेडियस हमें गिवन है 6.4 into 10⁶, इसका होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू ऑफ जी है इसकी वैल्यू 6.67 into 10⁻11 होती है। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आपने मेमोराइज कर लेनी है।
लेकिन फाइनल एग्जाम्स में आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के एग्जाम में आपको ये कांस्टेंट पेपर के एंड में दे दिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप ये वैल्यूज जो है कुछ कांस्टेंट जो है वो याद कर सकते हैं। जब इन सारी चीज़ों को आप सोल्व करेंगे तो मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा 6.01 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। सेकेंड न्यूमेरिकल है अल्फा सेंचुरी इज अ बाइनरी स्टार सिस्टम विद टू स्टार्स, अल्फा सेंचुरी ए एंड अल्फा सेंचुरी बी। द mass of alpha century A is 2.19 into 10 power 30 kilogram and alpha century B is 1.80 into 10 power 3 kilogram. They attract each other with a force of 2.24 into 10 power 25 Newton. What is the distance between the two stars? Students, यहाँ पे जो mass है सेंचुरी B इसमें भी 10 पावर 30 होना चाहिए, ये 3 नहीं है, तो इसको आप करेक्ट कर लें। अगेन फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह यहाँ पे भी हमारे पास दो मैसेज गिवन है, एक अल्फा सेंचुरी ए मैस है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो अल्फा सेंचुरी बी है, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेज जो है उसने हमें बता दिए हैं, और वो जिस फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो फोर्स भी हमें गिवन है। हमने इन दोनों स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। एम ए एम बी, ये जो सब स्क्रीन में ए और बी है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मैस है अल्फा सेंचुरी ए ऑब्जेक्ट का, और एम बी ये मैस है अल्फा सेंचुरी बी ऑब्जेक्ट का, और इन दोनों स्टार्स के दरमियान जो फोर्स है जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो 2.24 इंटू 10⁻25 न्यूटन है, और हमने इन दोनों स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है। अगेन यहाँ पे भी हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो इक्वल होती है जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 जो है वो अल्फा सेंचुरी ए ऑब्जेक्ट और अल्फा सेंचुरी बी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर है ये डिस्टेंस है दो स्टार्स के दरमियान, और यही डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें इस फार्मूला को तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ए एम बी डिवाइड बाई एफ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, मैस ऑफ अल्फा सेंचुरी ए ऑब्जेक्ट, मैस ऑफ अल्फा सेंचुरी बी ऑब्जेक्ट वो हमें गिवन है, वो यहाँ पे लिख दिए हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो भी गिवन है और वो डिनोमिनेटर में लिख दिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद सोल्व करेंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा 11.74 इंटू 10⁻24। चूंकि हमने डी फाइंड करना है उसके लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स आ जाएगा 3.43 इंटू 10⁻12 मीटर। थर्ड न्यूमेरिकल है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन एन एक्सोप्लैनेट, अ प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम हुज मास इज 5 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस इज ट्विस्ट द रेडियस ऑफ अर्थ। हमने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है एक प्लैनेट पे जो कि सोलर सिस्टम के आउटसाइड है, और उसने इस प्लैनेट के से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दी है कि इस प्लैनेट का मास अर्थ के मास के 5 टाइम्स है, और इस प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के डबल है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है। जो मास है इस प्लैनेट का वो 5 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ है, और जो रेडियस है इस प्लैनेट का वो 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ है। यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है G इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला जो है कहाँ से आया? जो फर्स्ट हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया था कि जो यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वो होती है F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो उस केस में फोर्स को हमने वेट mg को इक्वल पुट किया था, दोनों साइडों पे m कट जाता है तो g इक्वल आ जाता है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल से एक्सट्रैक्ट किया मैंने, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मास है वो 5 टाइम्स मास ऑफ अर्थ है, और जो रेडियस है वो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये चीजें यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब वैल्यूज पुट कर दें इन सब चीजों की फार्मूला में। 5 जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ हमें नाउन है। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6। ये सारी वैल्यूज फार्मूला में पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर की मदद से, तो वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी 1.22
इंटू 10⁻1। 10⁻1 का मतलब है 10। जब 10 को आप 1.22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी आ जाएगी 12.2 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ न्यूमेरिकल है द हबल स्पेस टेलीस्कोप इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 613 किलोमीटर अबोव अर्थ सरफेस। द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.37 into 10⁻6 मीटर and mass of earth is 5.97 into 10⁻24 kilogram. Part A, what is the speed of the telescope in its orbit? Part B, what is the period of the telescope's orbit? हबल स्पेस टेलीस्कोप है जो कि अर्थ की सरफेस से 613 किलोमीटर अबोव सर्कुलर ऑर्बिट में मौजूद है। उसने अर्थ का रेडियस और मैथ जो है अर्थ का वो हमें बता दिया है। दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। एक तो इस टेलीस्कोप का स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है इसके ऑर्बिट में। नंबर 2, हमने टेलीस्कोप के ऑर्बिट में इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। मैस ऑफ अर्थ है 5.97 into 10⁻24 किलोग्राम और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.37 into 10⁻6 मीटर और जो हाइट है वो 613 किलोमीटर है। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो लिख सकते हैं 613 into 10⁻3 मीटर और अगर सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट यूज करें तो ये बन जाएगा 0.613 into 10⁻6 मीटर। तो हमने स्पीड v कैलकुलेट करनी है और टाइम पीरियड t फाइंड करना है। यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने का फार्मूला v इक्वल टू अंडर द रूट gm डिवाइडेड बाई r। इसमें डिनोमिनेटर में जो स्मॉल r होता है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है और इस केस में रेडियस ऑफ ऑर्बिट होगा r प्लस h के इक्वल। ये आपने चीज याद रखनी है। ये कंसेप्ट आपने यहाँ वहां पे यूज करना है जहां पे डाटा कुछ इस तरह गिवन हो अबोव द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे जो h है या ये जो r है ये अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक डिस्टेंस है, जबकि h जो है ये अर्थ के सरफेस से लेकर उस हाइट तक डिस्टेंस है जहां पर टेलीस्कोप जो है वो ऑर्बिट कर रही है। तो ये चीज आपने इस तरह से लिखनी है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10⁻11 होती है। m मैस ऑफ अर्थ है जिसकी वैल्यू 5.97 into 10⁻24 है और डिनोमिनेटर में r जो कि हमारे पास अर्थ के सेंटर से लेकर सरफेस तक रेडियस है डिस्टेंस है वो गिवन है 6.37 into 10⁻6 और ये जो है हाइट है जिस पॉइंट पे ये वो पॉइंट है जो अर्थ की सरफेस से लेकर हाइट तक है जहां पर टेलीस्कोप जो है वो ऑर्बिट कर रही है और इसको हमने लिखा है 0.613 into 10⁻6। जब आप ये सोल्व करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 5.7 into 10⁻7 अंडर द रूट। जब आप स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7550 मीटर पर सेकेंड। पार्ट बी में हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होगा 2πr डिवाइड बाई v। v यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पार्ट ए में। r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है जो कि अगेन r प्लस h की इक्वल होगा। r और h की वैल्यू हमें नाउन है। ऑर्बिटल स्पीड हम फाइंड कर चुके हैं। 2π कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यूज आप फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा टेलीस्कोप ऑर्बिट का 5807 सेकेंड। फिफ्थ न्यूमेरिकल है यू वांट टू लॉन्च अ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट मार्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस। मार्स हैज अ mass of 6.42 into 10⁻23 kilogram and has a radius of 3.39 into 10⁻6 meter. Calculate its orbital velocity. आप मार्स प्लैनेट की सरफेस से अबोव 300 किलोमीटर हाइट पर एक सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं और मार्स का मैस और रेडियस उसने हमें बता दी है और मार्स का ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हाइट गिवन है 300 किलोमीटर। अगर इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें जो कि मीटर होती है तो ये बन जाएगा 300 into 10⁻3 मीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 into 10⁻5 मीटर सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट यूज करके। मैस गिवन है मार्स प्लैनेट का 6.42 into 10⁻23 किलोग्राम और रेडियस गिवन है 3.39 into 10⁻6 मीटर। हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी v फाइंड करनी है। अगेन यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करना का v इक्वल टू अंडर द रूट gm डिवाइड बाई r। स्मॉल r ये रेडियस होता है ऑर्बिट का चूंकि और ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट इस केस में इक्वल होगा मार्स के सेंटर से लेकर इसकी सरफेस तक डिस्टेंस प्लस मार्स की सरफेस से लेकर उस पॉइंट तक उस हाइट तक डिस्टेंस जिस हाइट पे हम सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च करना चाह रहे हैं
और ये दोनों डिस्टेंस हमें जो है वो गिवन है, हम डाटा में लिख चुके हैं। अब ये सारी वैल्यूज जो है इस फार्मूला में पुट कर दें। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी 11.6 इंटू 10⁻6 अंडर द रूट। जब अंडर रूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। 10⁻3 जो मीटर जो है ये 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। सो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में लिखना चाहें तो जस्ट आप ये स्टेप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। 6 न्यूमेरिकल है, एन एस्टेरॉइड ऑर्बिट्स द सन 8.35 into 10⁻11 मीटर फ्रॉम इट। पार्ट ए, हाउ फास्ट मस्ट बी द एस्टेरॉइड ट्रेवल टू मेंटेन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। पार्ट बी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक एस्टेरॉइड टू ऑर्बिट द सन। एक एस्टेरॉइड है जो कि सन से 8.35 इंटू 10⁻11 मीटर डिस्टेंस पे जो है वो ऑर्बिट कर रहा है। पार्ट ए में हमने इस एस्टेरॉइड की स्पीड कैलकुलेट करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और पार्ट बी में हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है कि कितने टाइम के लिए ये एस्टेरॉइड सन की ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करता रहेगा। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। रेडियस गिवन है 8.35 इंटू 10⁻11 मीटर, ऑर्बिटल वेलोसिटी v फाइंड करनी है और टाइम पीरियड t फाइंड करना है। यहाँ पे फार्मूला जो हम यूज करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का वो है v इक्वल टू अंडर द रूट जी एम डिवाइड बाई आर। यहाँ पे r जो है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट ही है, यहाँ पे इसको r प्लस h लिखने की जरूरत नहीं है। g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। यहाँ पे जो मैस यूज करना है वो मैस ऑफ अर्थ नहीं यूज करना, मैस ऑफ सन यूज करना है, क्योंकि एस्टेरॉइड जो है वो सन के अराउंड जो है वो ऑर्बिट कर रहा है और मैस ऑफ सन होता है 1.99 इंटू 10⁻30 और रेडियस जो है वो गिवन है 8.35 इंटू 10⁻11। जब ये सारी वैल्यूज आप इस फार्मूला में पुट करके सोल्व करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी अंडर द रूट 1.59 इंटू 10⁻8। जब स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये आ जाती है 1.26 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। वी ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो हम पार्ट ए में कैलकुलेट कर चुके हैं। आर अगेन रेडियस ही है जो हमें गिवन है डाटा में 8.35 इंटू 10⁻11। ये सारी वैल्यूज यहाँ फार्मूला में पुट कर दें। जब सोल्व करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 41.62 इंटू 10⁻7 सेकेंड। अब इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि आंसर जो है वो ईयर्स में गिवन है आपकी बुक में। तो इसको डिवाइड कर देंगे 3.15 इंटू 10⁻7 से, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, एक डे में 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। इन सारी वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.15 इंटू 10⁻7। जब ये दोनों वैल्यूज डिवाइड होंगी तो टाइम पीरियड आ जाएगा 13.2 ईयर्स, जो कि हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। 7th न्यूमेरिकल है, Mars has a mass of 6.42 into 10⁻23 kilogram and has a period of 88642 seconds. What would be the radius of stationary satellite for this planet? मार्स का मैस गिवन है और टाइम पीरियड उसने हमें बता दिया है। हमने रेडियस फाइंड करना है सैटेलाइट का। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। मैस गिवन है मार्स का 6.42 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। टाइम पीरियड गिवन है 88642 सेकेंड। रेडियस हमने फाइंड करना है सैटेलाइट का। यहाँ पे फार्मूला जो हम यूज करेंगे वो है T इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, जो कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है किसी भी सैटेलाइट का। अब यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी हम पता है वो इक्वल होती है अंडर द रूट जी एम डिवाइड बाई आर। यहाँ पे थोड़ा सा हम मैथमेटिकल स्टेप्स कर लेते हैं। आप दोनों साइड स्क्वायर कर लें इक्वेशन के, ये बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम डिवाइड बाई आर। ये जो अंडर रूट था जी एम डिवाइड बाई आर पे ये खत्म हो गया स्क्वायर रूट की स्क्वायर करने की वजह से, तो ये बन जाता है टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में आर है ये जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा आर क्यूब और अब डिनोमिनेटर में रह जाएगा जी एम। क्योंकि हमने आर कैलकुलेट करना है तो आर वाली टर्म एक साइड रहने दे, बाकी दूसरी टर्म जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड शिफ्ट कर दें, तो यहां से आर क्यूब आ जाता है जी एम टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ मार्स गिवन है 6.42 इंटू 10⁻23 और टाइम पीरियड भी गिवन है 88642 सेकेंड। और डिनोमिनेटर में 4 पाई कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज पुट कर दें।
जब सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर की मदद सोल्व करेंगे, तो आर क्यूब आ जाएगा 85.2 इंटू 10⁻20। क्योंकि हमने आर कैलकुलेट करना है, रेडियस, तो इसके लिए आप राइट साइड पे इसकी इस सारी वैल्यू की पावर 1/3 कर दें, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 20424 इंटू 10⁻3 मीटर, और 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। सो रेडियस आ जाता है 20424 किलोमीटर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 8th न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून हैविंग मास 7.35 into 10⁻22 किलोग्राम relative to earth with mass 5.98 into 10⁻24 kilogram if the distance between their centers is 3.94 into 10⁻5 किलोमीटर। मून का मैस उसने हमें दे दिया है, अर्थ का मैस भी उसने हमें बता दिया है। हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है मून की, और मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.94 इंटू 10⁻5 किलोमीटर गिवन है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू हमने कैलकुलेट करना है। एम ये मैस ऑफ मून है, जो कि 7.35 इंटू 10⁻22 किलोग्राम है। एम ई मैस ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम गिवन है, और जो डिस्टेंस है मून और अर्थ के दरमियान वो गिवन है 3.94 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। इसको ऐसे यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस सारी वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो ये आ जाता है 3.94 इंटू 10⁻8 मीटर। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का जो फार्मूला आप यूज करेंगे वो है U इक्वल टू माइनस जी एम ई एम एम डिवाइड बाई आर। एम ई मैस ऑफ अर्थ है, एम एम मैस ऑफ मून है, आर जो है मून और अर्थ के दरमियान जो है वो इनके सेंटर्स के बीच में जो है वो डिस्टेंस है। ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होते हैं। ये सारी वैल्यूज आप इस फार्मूला में पुट कर दें, जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -7.44 इंटू 10⁻28 जूल। 9th न्यूमेरिकल है, a 50 kilogram weather satellites move in a circular orbit about the earth at an altitude of 1000 km. A similar 50 kilogram communication satellite is at an altitude of 37,000 km in circular orbits about the earth. Calculate the difference in the gravitational potential energies of the two satellites in their respective orbits. दो सैटेलाइट्स हैं, फर्स्ट वेदर सैटेलाइट जिसका मैस 50 किलोग्राम है और वो अर्थ की सरफेस से 1000 किलोमीटर की हाइट पर जो है वो ऑर्बिट कर रही है। एक और सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसका भी मैस 50 किलोग्राम है और वो अर्थ की सरफेस से 37,000 किलोमीटर की हाइट पर जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो ऑर्बिट कर रही है। हमने जो इन दोनों सैटेलाइट्स की पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करना है इनके रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। M1 जो है ये वेदर सैटेलाइट का मैस है जो कि 50 kg है। H1 ये वेदर सैटेलाइट की डिस्टेंस है जो कि अर्थ की सरफेस से लेकर उस पॉइंट तक, उस हाइट तक है जिस हाइट पर ये वेदर सैटेलाइट जो है वो मूव कर रही है अर्थ के अराउंड। M2 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मैस है। सिमिलरली H2 जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट है अर्थ सरफेस से। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस फाइंड करना है दो सैटेलाइट्स की, सो डेल्टा यू हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले U1 कैलकुलेट कर लेते हैं। U1 ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वेदर सैटेलाइट की, और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर। इस केस में एक तो हमारा जो मैस होगा वो मैस ऑफ अर्थ होगा, जो दूसरा मैस होगा वो एक केस में M1 को लेंगे जो कि वेदर सैटेलाइट का मैस है, और U2 के केस में M2 को लेंगे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मैस है। और जो डिनोमिनेटर में R जो है, ये जो डिस्टेंस है ये सिंपल R नहीं होगा, ये R प्लस H होगा, RE प्लस H होगा। एक केस में H1 होगा, एक केस में H2 होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये है इक्वल है अर्थ की सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक प्लस अर्थ की सरफेस से लेकर उस हाइट तक डिस्टेंस जहां पर वेदर सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है। ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ गिवन है M1 जो कि वेदर सैटेलाइट का मैस है 50 kg, और डिनोमिनेटर में RE रेडियस ऑफ अर्थ और H1 जो कि 1000 किलोमीटर गिवन है। ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे आप पुट कर दें, जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास U1 आ जाएगा जो कि वेदर सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है -270.4 इंटू 10⁻7 जूल।
अब हम सेकंड सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसके लिए भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन सेम फार्मूला यूज करेंगे, माइनस जी एम ई एम टू डिवाइड बाई आर। एम टू अब यहाँ पे सेकंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मैस है और डिनोमिनेटर जो है में जो आर है ये आर ई प्लस एच टू के इक्वल होगा। अगेन ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है अर्थ की सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक डिस्टेंस जो कि आर ई है प्लस एच टू जो कि अर्थ की सरफेस से लेकर हाइट जिस हाइट पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है वो डिस्टेंस जो कि 37,000 किलोमीटर है और इसको मीटर में हमने लिखकर 37 इंटू 10⁶ मीटर लिख लिया। तो अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें तो U2 हमारे पास आ जाएगा माइनस 2001 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 43.4 इंटू 10⁻6 जो कि माइनस 46.1 इंटू 10⁻7 जूल के इक्वल है। चूंकि हमने डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है टू सैटेलाइट्स की, उसके लिए हम इन दोनों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कर लेंगे U2 माइनस U1। जब सेकंड माइनस होगी इसके साथ ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 2.243 इंटू 10⁻9 जूल और 10⁻9 गीगा के इक्वल होता है। सो डेल्टा यू हमारे पास आ गया 2.243 गीगा जूल। 10th न्यूमेरिकल है और ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। What is the change in gravitational potential energy of a 64.5 kilogram astronaut lifted from Earth's surface into a circular orbit of altitude 4.40 into 10⁻2 किलोमीटर। एक एस्ट्रोनॉट जिसका मास 64.5 किलोग्राम है और इसको अर्थ की सरफेस से उठाकर 4.40 इंटू 10⁻2 किलोमीटर की हाइट पर एक सर्कुलर ऑर्बिट में लेकर जाया जा रहा है। तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो हमने कैलकुलेट करना है। हमने डेल्टा यू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एस्ट्रोनॉट का मास है 64.5 किलोग्राम और जिस हाइट पे लेके जा रहे हैं इसे वो है 4.4 इंटू 10⁻2 किलोमीटर। ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 4.4 इंटू 10⁻5 मीटर। सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट यूज करके इसको मैं लिख सकता हूँ 0.44 इंटू 10⁻6 मीटर, क्योंकि एक पॉइंट जो है डेसिमल मूव हुआ है और राइट से लेफ्ट हुआ है लिहाजा 10 पावर पॉजिटिव आएगी। एक स्टेप मूव हुआ है तो 10 पावर 1 आएगी और ये 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 1 बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, ये बन जाता है 10 पावर 6। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं सरफेस पर। उसके लिए फार्मूला यूज होगा माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई। यहाँ पे जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 है और यहाँ पे स्मॉल एम जो है ये एस्ट्रोनॉट का मास है जो कि 64.5 गिवन है और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो है 6.4 इंटू 10⁻6। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला में पुट करने के बाद जब आप कैलकुलेटर की मदद सोल्व करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सरफेस पर माइनस 403.3 इंटू 10⁻7 जूल। अब हमने ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ऑर्बिट के लिए। उसके लिए फार्मूला यूज होगा माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई आर। नोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगी फार्मूला में, डिनोमिनेटर में अब जो हमने डिस्टेंस यूज करना है, रेडियस यूज करना है, ये सिंपल आर नहीं है, सिंपल एच नहीं है, ये इक्वल होगा डिस्टेंस के जो कि अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक जो डिस्टेंस है प्लस अर्थ की सरफेस से लेकर उस हाइट तक जिस हाइट पर ले जाकर एस्ट्रोनॉट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस। सो ये इक्वल है आर ई प्लस एच के। आर ई भी गिवन है, एच भी गिवन है। ये सारी वैल्यूज अब यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर दें। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऑर्बिट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस 377.4 इंटू 10⁻7 जूल। क्योंकि हमने चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है लिहाजा ऑर्बिट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में से हमें सरफेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब ये दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूंकि ये जो सेकंड टर्म है इसके साथ नेगेटिव साइन है और इसकी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है इसलिए ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 2.59 इंटू 10⁸8 जूल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।